हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के। आज का वीडियो जो है बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में से एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड एलिजाबेथन एज की बात करने वाले हैं। हमारी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 1558 से लेकर के 1603 तक का जो पीरियड है, हम उसको किस नाम से जानते हैं? एलिजाबेथन एज या एलिजाबेथन पीरियड के नाम से हम जानते हैं। एलिजाबेथन एज के स्पेशलिटी क्या थी? एलिजाबेथन एज के अंदर कुल कौन से सोशल चेंजेस हुए? एलिजाबेथन एज के अंदर कौन से पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए? एलिजाबेथन एज के अंदर कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स लिखे गए और कौन कौन से लिटरेरी राइटर्स इस एज के अंदर आए? उन सभी की हम स्टडी करेंगे। लेकिन हम एलिजाबेथन एज तक पहुंचे कैसे, पहले थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को हमें जानने की ज़रूरत है। तो हम बड़े ब्रीफ में इसका एक बैकग्राउंड देखेंगे और उसके बाद में हम एलिजाबेथन एज की स्पेशलिटीज़ के बारे में देखेंगे, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। हम अगर बात करें बैकग्राउंड की, तो ब्रिटेन के अंदर एक शासक हुआ करता था जिनका नाम था हेनरी द एट्थ। ठीक है, हेनरी एट्थ ने 1509 से लेकर के 1547 तक ब्रिटेन के ऊपर शासन किया। हेनरी एट किस वंश के थे? ट्यूडर वंश के थे। ठीक है, जैसे मौर्य वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, मुगल वंश हो गया, ठीक इसी तरीके से में ब्रिटेन में क्या था, ट्यूडर वंश का शासन हुआ करता था और हेनरी एट्थ उसके शासक थे। अब हेनरी एट्थ ने क्या करा? हेनरी एट्थ ने 6 शादियां करी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको अपनी 6 रानियों से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, या फिर उनकी संतानें नवजात अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, डेथ हो गई, है ना, इन्फेंट डेथ हो गई। तो एट लास्ट उनको अपनी तीसरी रानी, थर्ड क्वीन जो थी उनकी, जेने सिमोर, उस जेने सिमोर से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसको एडवर्ड सिक्स्थ कहा गया। हेनरी एट्थ की मृत्यु के बाद में 1547 से लेकर के 1553 तक ब्रिटेन के थ्रोन पर किसने शासन करा? एडवर्ड सिक्स्थ ने शासन किया। हेनरी एट्थ की ये तीसरी रानी जो थी एक प्रोटेस्टेंट थी, इसीलिए ऐसा पहला मोनार्क था एडवर्ड सिक्स जो किस तरीके से बड़ा हुआ, एक प्रोटेस्टेंट के रूप में बड़ा हुआ। ये प्रोटेस्टेंट कौन थे, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, अब हेनरी एट का जो ये पुत्र था, इनकी डेथ हो गई 1553 के अंदर। अब 1553 में जब हेनरी एट्थ की हेनरी सिक्स्थ की, सॉरी, एडवर्ड सिक्स्थ की जब मृत्यु हो गई 1553 में, तो इनके बाद कोई भी मेल पर्सनैलिटी नहीं थी जो ब्रिटेन के सिंहासन पर शासन कर सके ट्यूडर वंश की ओर से। इसीलिए एडवर्ड सिक्स्थ की बहन क्वीन मैरी, जो कि हेनरी एट्थ की पहली पत्नी कैथरीन ऑफ ऑर्गन की पुत्री थी, उनको ब्रिटेन की रानी बनाया गया। कब? 1553 में। अब कैथरीन ऑफ ऑर्गन जो हेनरी एट की पहली पत्नी थी, वो कौन थी? रोमन कैथोलिक थी। ठीक है, देखो, जो एडवर्ड सिक्स था वो किसका बेटा था? वो एक प्रोटेस्टेंट मदर का बेटा था। तो उन्होंने इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट को धर्म जो था उसको प्रचार किया या उसको एस्टेब्लिश किया। क्वीन मैरी जो थी वो क्या थी? क्वीन मैरी जो थी वो एक रोमन कैथोलिक माँ की बेटी थी, इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड के अंदर क्या करा? रोमन कैथोलिसिज्म को प्रमोट किया। क्वीन मैरी ही पहली ऐसी क्वीन थी जो ब्रिटेन, या पहली ऐसी लेडी क्वीन थी जो क्या करी? ब्रिटेन की रानी बनी। क्वीन मैरी को ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मैंने आपको कहा क्वीन मैरी ने रोमन कैथोलिसिज्म को प्रमोट करा ब्रिटेन के अंदर, और इस प्रोसेस के अंदर उन्होंने कई प्रोटेस्टेंट्स को मौत के घाट उतार दिया, इसीलिए उनको ब्लडी मैरी भी कहा गया। लेकिन 1558 के अंदर क्वीन मैरी की भी क्या हो गई? डेथ हो गई। क्वीन मैरी की डेथ हो जाने के बाद में हेनरी एट्थ की एक और पुत्री थी, और वो पुत्री उनकी सेकंड वाइफ एनी बॉले, एनी बॉले की पुत्री थी, और उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन मैरी की जब डेथ हुई इन द ईयर 1558, तो ब्रिटेन के सिंहासन पर एक क्वीन एलिजाबेथ जो हेनरी एट्थ की पुत्री थी, उनकी दूसरी पत्नी से वो ब्रिटेन के थ्रोन पर बैठी, और उन्हीं के नाम पर 1558 से लेकर के 1603 तक के पीरियड को किस नाम से जानते हैं? हम एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जानते हैं।
ये पीरियड जो है कि जिस पीरियड के दौरान एलिजाबेथ ने शासन करा, उसके अंदर उन्होंने क्या करा, इंग्लिश प्रोटेस्टेंट चर्च को एस्टेब्लिश किया, ठीक है? और इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे सुधार हुए, इंग्लैंड प्रोग्रेस की तरफ गया, ठीक है? इसी के बारे में हम बात करें, तो पहले फटाफट अपन देख लेते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स कौन थे और अपने रोमन कैथोलिक्स कौन थे। जहाँ हम प्रोटेस्टेंट की बात करें तो ये बाइबल की सुपीरियरिटी मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग कभी भी सुपीरियर नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग में कोई ना कोई फॉल्ट रहेगा ही। जबकि रोमन कैथोलिसिज्म में क्या कहते हैं कि पोप पोप जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है इन दिस वर्ल्ड, इस धरती के ऊपर, है ना? वो पोप की अथॉरिटी को स्वीकारते हैं। जबकि ये प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि पोप भी अपने आप एक आदमी है, तो पोप के अंदर भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। रोमन कैथोलिक मदर मैरी को मानते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट मदर मैरी को नहीं मानते हैं। प्रोटेस्टेंट ये मानते हैं कि केवल ऊपर वाले में विश्वास करके ही आप क्या कर सकते हो, साल्वेशन के द्वार या मुक्ति के द्वार तक जा सकते हो। जबकि रोमन कैथोलिक्स क्या कहते हैं कि अलोंग विथ योर फेथ, आपके विश्वास के साथ साथ आपके द्वारा किए गए कर्म जो है वो आपके साल्वेशन के द्वार को खोलते हैं। तो ये मुख्य मुख्य अंतर है। और हमारा इंग्लैंड उस समय क्या था, रोमन कैथोलिसिज्म से मुक्ति पाना चाहता था। वो अपनी एक अलग एंग्लिकन चर्च बसाना चाहते थे, क्योंकि रोमन चर्च उनके खुद के नहीं थे, वो रोम के थे। तो इंग्लिश पूजा पद्धति को वो अपनाना चाहते थे, इंग्लिश वर्शिप, इंग्लिश चर्च और इंग्लिश तौर तरीकों के साथ में एक नए सिस्टम को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो ये क्या था, एक वो ज़माना था, वो दौर था जब प्रोटेस्टेंट्स और रोमन दोनों ही आपस में क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स, ठीक है? इतनी बात ध्यान में रखनी है, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाना। फिर अब बात करते हैं हम एलिजाबेथन एज की। तो एलिजाबेथन एज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की रानी बनी थी कब, 1558 में, और उनकी डेथ हुई थी 1603 में। तो इस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जानते हैं। अब इस पीरियड की खास बात क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश हिस्ट्री की, हमारे इंग्लिश इतिहास की, इसको गोल्डन एज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसकी भी बात करते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वो पीरियड था जिसके दौरान आर्ट जो था वो फ्लोरिश हुआ, ठीक है? ब्रिटेन के अंदर कला के बहुत बढ़िया वर्क हुए, लिटरेचर बहुत शानदार लिखा गया, ठीक है? इन्होंने क्या करा, आर्ट्स को यानी कला को पैट्रोनेज यानी संरक्षण दिया। शी वॉज द पैट्रन ऑफ द आर्ट्स एंड लिटरेचर। पेंटिंग्स बनी बहुत बढ़िया-बढ़िया, कलात्मक नमूने बने बहुत बढ़िया साहित्य लिखा गया, और ये एक संरक्षिका थी, इन्होंने संरक्षण किया। और उन्हीं के संरक्षण का कारण था कि इस दौरान आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स ने एक बाढ़ सी ला दी अपने वर्क के द्वारा, ठीक है? सर्ज ऑफ इन द वर्क ऑफ आर्ट, बहुत बड़ी तादाद में आर्ट्स यानी कलात्मक वर्क्स जो थे वो प्रोड्यूस हुए इस काल के अंदर। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश की गोल्डन एज कहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसके बारे में ये भी है कि ये एक दौर था, एलिज़ाबेथन एज जो एक दौर था, वो किसका था? एक्सपेंशन, साम्राज्य विस्तार, यानी इंग्लैंड का जो था वो साम्राज्य विस्तार हुआ, ठीक है? इंग्लैंड की जो बाउंड्रीज़ थी, वो थोड़ी और दूर तक गई और उनका साम्राज्य विस्तार हुआ। एक्सप्लोरेशन, इन्होंने कॉलोनीज़ बसाई थी, हम सबको पता है, इंडिया के अंदर भी ये कॉलोनी बसा करके आ गए थे, इंडिया को भी इन्होंने कॉलोनाइज़ कर दिया। तो ऐसे एक्सपेंशन करा, इंग्लैंड का क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार हुआ। एक्सप्लोरेशन का दौर था, ये साइंटिफिक डिस्कवरीज़ का दौर था। यही वो ज़माना था या यही वो दौर था जिसमें गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक आए, जिन्होंने तारों का अध्ययन करा, टेलीस्कोप से ऊपर तारों की स्थिति को देखा, तारों की डिस्टेंस को बताया, है ना? तो एक एक्सप्लोरेशन का दौर था। और यही वो दौर था जो रिफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा था, और प्रोटेस्टेंट ने एट लास्ट अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया सक्सेसफुली, और कैथोलिक पावर्स को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। यानी प्रोटेस्टेंट इस ज़माने में एस्टेब्लिश हो गया था। आइए हम बात करें तो इस ज़माने के फेमस प्लेराइट या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेराइट्स की अगर हम बात करें, तो उनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो किसका आता है, हमारे विलियम शेक्सपियर का। इसके अतिरिक्त बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो और एडमंड स्पेंसर जैसे भी महान साहित्यकार थे जो इस दौरान जिन्होंने अपनी शानदार रचनाएं करी। क्वीन एलिजाबेथ के फादर जो हेनरी एट्थ थे, मैंने आपको बताया कि उन्होंने ही क्या कर लिया था, ब्रोक कर लिया था। वो ही क्या चाहते थे, रोमन कैथोलिसिज्म से अलग एक सिस्टम की स्थापना करना चाहते थे इंग्लैंड के अंदर। इसीलिए उन्होंने अपनी पहली पत्नी, जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ऑर्गन, उनसे क्या कर लिया, डाइवोर्स ले लिया 1532 में। और यही वो डाइवोर्स था जिसके कारण क्या हुआ, स्ट्रगल्स चालू हो गए रोमन कैथलिक्स में और प्रोटेस्टेंट में, क्योंकि रोमन कैथलिक्स को ये लगा कि राजा ने एक रोमन कैथोलिक पत्नी को तलाक दे करके क्या कर दिया है, रोमन
कैथलिक्स की को नीचे दिखा दिया है। रोमन कैथलिक्स की उन्होंने इज्जत नहीं करी, बेइज्जती कर दी है, और इसीलिए प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथलिक्स जो थे आपस में सीवियर स्तर पर स्ट्रगल्स करने लगे। यही वो दौर था जब क्वीन एलिजाबेथ पूरे के पूरे वर्ल्ड की एक शक्तिशाली महारानी बन गई थी। और उसमें एक इंसिडेंट घटित हुआ 1588 में। 1588 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ को पूरे वर्ल्ड की सर्वशक्तिशाली महारानी बना दिया। तो क्या हुआ था कि नावल फ्लीट, ब्रिटिश नावल फ्लीट और स्पेनिश अर्माडा के बीच में युद्ध हुआ। स्पेनिश अर्माडा यानी स्पेन की जो नावल आर्मी थी, उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर इन्वेजन करा, आक्रमण किया। ठीक है। अब स्पेन का आर्माडा उस समय जाना माना आर्माडा था। स्पेन की जो जहाजी बेड़ा था वो एक जाना माना जहाजी बेड़ा था, और उसके सामने शायद ही विश्व का कोई जहाजी बेड़ा टिक पाता। लेकिन हुआ क्या कि इंग्लैंड की हार बिल्कुल निश्चित नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही स्पेन का जहाजी बेड़ा इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा था तो समुद्र के अंदर, सी के अंदर टुमुल्ट हुआ, और बहुत सारे जहाज जो थे स्पेन के वो उसी पानी में समा गए, और इंग्लैंड की नावल आर्मी ने स्पेन की आर्मी को हरा दिया। और यह जीत वो जीत थी जिसने इंग्लैंड की रानी को सर्वशक्तिशाली बना दिया। स्पेन के खजाने को लूट करके ब्रिटेन लाया गया, और ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ बिकेम द रिचेस्ट एम्प्रेस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार की वो क्या बन गई? सबसे अमीर रानी बन गई। ये एक बहुत गौरवशाली पल था किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। और यही वो पल था जब क्या हुआ, इंग्लैंड पूरी दुनिया के अंदर सर्वशक्तिशाली नेशन के रूप में सामने आया। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था जो क्वीन एलिजाबेथन के शासनकाल में हुआ था, इसीलिए भी ये क्वीन एलिजाबेथ का शासन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक राइटर हुए हमारे एडमंड स्पेंसर, 1552 से 1599, जिनका क्या रहा? लाइफ स्पान रहा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क ध्यान में रखने हैं हमें। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हैं। शेपर्ड्स कैलेंडर, इन्होंने एक वर्क लिखा, द एपिथैलेमियन, एमोरेटी, एक सोनेट सीक्वेंस, और द फेरी क्वीन। ये कुछ ऐसे वर्क थे जो एडमंड स्पेंसर ने लिखे, और इन्हीं वर्क्स के कारण एडमंड स्पेंसर का फेम जो था वो आज भी स्टैंड करता है। एक और दूसरे लिटरेरी फिगर थे जिनका नाम था सर फिलिप सिडनी। 1554 से लेकर के 1586 इनका लाइफ स्पान था। इनके वर्क के अंदर शुमार है एस्टोफल एरेंडिस्टेला, जो एक सोनेट सीक्वेंस है। ठीक है। आर्केडिया, डिफेंस ऑफ पोइजी, और अपोलॉजी ऑफ पोइजी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स आपको ध्यान में रखने हैं ना। इसके बाद में नेक्स्ट आपके विलियम शेक्सपियर, हम सब जानते हैं 1564 से लेकर के 1616 तक। कुछ फेमस वर्क्स हैं इनके: ऑथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, और हैमलेट। इसी के साथ में अगले हैं सर फ्रांसिस बैकन, जो एक एसेइस्ट थे। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इन्होंने लिखा। नोवम ऑर्गेनम, ठीक है, जो लैटिन में लिखा गया। न्यू अटलांटिस, ये कुछ इनके फेमस वर्क है। अगले हमारे फेमस राइटर है बेन जॉनसन, जिनके फेमस वर्क्स हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉलपोन, एपिकॉनी, बार्थोलोमे फेयर। और क्रिस्टोफर मार्लो एक और बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं जिन्होंने लिखा द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। ठीक है, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। टैम्बोलाइन द ग्रेट, द ज्यू ऑफ माल्टा, हीरो एंड लिएंडर, ठीक है, लिएंडर हो रहा है इसमें, हीरो एंड लिएंडर, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। किसके? क्रिस्टोफर मार्लो के। अब इसके बाद थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है, वही यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स क्या थे, किन्हें कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स? थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 16th सेंचुरी के अंदर एक ग्रुप ऑफ प्लेराइट्स और पम्पलेट छापने वाले कुछ लोगों का ग्रुप आया। ठीक है, वो या तो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स से, स्कॉलर्स थे, या फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे। तो कुछ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्कॉलर्स थे जिन्होंने 16th सेंचुरी के अंदर कुछ प्लेज लिखे या पैम्पलेट लिखे, उनको क्या कहा गया? द यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया। यूनिवर्सिटी विट्स, विट का मतलब विजडम। ये ऐसे लोग थे जो बड़ी अच्छी अच्छी और रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़े थे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से। अब इन यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन है आपको वो याद रखना है बेसिकली। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दो यूनिवर्सिटी थी जहाँ से ये आपकी यूनिवर्सिटी विट्स निकल कर गए, और इनमें कितने लोग हैं आपके? टोटल 7 लोग हैं। उनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन कौन थे? जॉन लिली नाम के एक पोइट थे, थॉमस लॉज नाम के एक पोइट थे, जॉर्ज पील नाम के पोइट थे, और थॉमस किड। तो ये प्लेराइट्स भी थे और ये पैम्पलेटियर्स भी थे।
ठीक है। और कैम्ब्रिज से क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, ये ऐसे राइटर थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थे। तो कंबाइंड रूप से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऐसे ग्रुप को जो 16 सेंचुरी में आया और जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्लेज लिखे, पैम्पलेट लिखे, इनको हम किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा और एस्टेब्लिश ये जो एलिजाबेथन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे। एक और कुछ महत्वपूर्ण घटना इस काल में हुई, वो क्या था? थिएटर्स, यानी इस समय प्लेज को क्या किया जाता था? परफॉर्म किया जाता था। और प्लेज को परफॉर्म करने के लिए थिएटर्स के निर्माण होने लगे। द रोज, द स्वान जैसे थिएटर जो थे 1576 के आसपास इनकी स्थापना हुई। 1599 में ग्लोब थिएटर, एक फेमस वर्ल्ड लेवल का फेमस थिएटर था ग्लोब थिएटर, जो 1599 में एस्टेब्लिश हुआ। पहली रोमांटिक कॉमेडी की अगर हम बात करें तो राल्फ रूइस्टर डुइस्टर वाज द फर्स्ट कॉमेडी दैट वाज रिटन इन इंग्लिश। निकोलस उडाल ने उसको लिखा था, है ना। तो इंग्लिश की अगर फर्स्ट कॉमेडी आपसे कोई पूछता है तो वो कौन सी है? राल्फ रूइस्टर डुइस्टर, जिसको किसने लिखा था? निकोलस उडाल ने। और फर्स्ट इंग्लिश की ट्रेजेडी अगर कोई आपसे पूछता है तो वो कौन सी है? गोरवोडक, जिसको किसने लिखा था? थॉमस नॉर्टन ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको मैंने आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और इसी वीडियो के साथ में आपकी मैंने क्या कर दी है, एक पीडीएफ भी अटैच करी है, उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको उस पीडीएफ से समझ में आ जाएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए फॉर द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।